सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, जिसमें हमने कुछ एक सर्टेन रूल्स पढ़े थे। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, एज वेल एज मैं आपको ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा बाय शेप्स। ठीक है, शेप वाला मेथड मेरे को ज्यादा इजी लगता है वैसे, बट इसके लिए आपको शेप्स और लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली आने चाहिए, जो कि विद प्रैक्टिस ही आएंगे, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में किए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना एक ही बात है। जैसे सल्फर इन H2S, H2S में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूल क्या था? रूल था आपके पास, रूल एक ये है कि हाइड्रोजन जो है जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, इट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा रूल जो इस पे लगना है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है इस मॉलिक्यूल पे। तो क्या बन गया आपके पास? हमने मान ली सल्फर की एक्स ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक। तो हाइड्रोजन की +1 है, कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस एक्स, और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो इसको एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स कितना आ गया? -2। तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -2। इसको बाय शेप भी कर सकते हो आप। बाय शेप कैसे? H2S की शेप क्या होगी? H2S की शेप यही होती है ना, ठीक। सल्फर और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सल्फर। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों सल्फर ले जाएगा, ऐसे आपने मानना है, ठीक है। तो इसकी वजह से सल्फर के ऊपर -1 चार्ज आएगा, और इस वाले बॉन्ड की वजह से भी -1। तो टोटल कितना आ गया? -2 चार्ज आ गया सल्फर के ऊपर, और इस हाइड्रोजन के ऊपर +1, और इसी हाइड्रोजन के ऊपर, दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर भी +1। ठीक है, क्लियर? तो एक सल्फर के ऊपर -2, और दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +1 यही निकाला ना हमने, ठीक। शेप वाले मेथड से आपको किसी का याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पता होना चाहिए और शेप पता होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर रूल लगा के करने हैं तो रूल लगा के भी कर सकते हो, सिंपल है, ठीक। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन की हमने एक्स मान ली, ठीक। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? -2। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इसके -2 वाले होते हैं ना, एक्सेप्ट पेरोक्साइड वाले छोड़ के और फ्लोरीन वाले छोड़ के, है ना, यही रूल था ना। और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीजन स्टेट का सम इज इक्वल टू 0 करना है। तो बस इसको कर दिया इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ गया? +4। एक्स कम्स आउट टू बी +4। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +4। अब इसके केस में, ठीक, ओ सॉरी, इसकी मैं शेप बाय शेप भी निकाल के बताता हूँ। बाय शेप कार्बन डाइऑक्साइड की शेप ये होती है, ओके। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 कार्बन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, और सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही हुआ, 2 कार्बन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो कार्बन को क्या फीलिंग आएगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ऑक्सीजन ले गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2, इस ऑक्सीजन की वजह से। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की वजह से भी कार्बन को क्या फीलिंग आएगी कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और गए, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो इसकी कितनी है? -2, और कार्बन की ओवरऑल कितनी बन गई? +4। तो ऐसे भी ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो आप, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमने ये मानना है, जो ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है वो इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ठीक है, जितने भी शेयर हुए हैं वो सारे, और उसमें से जो दूसरे वाले के जितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके गया, अपने छोड़ के जितने एक्स्ट्रा लेके गया जो दूसरे वाले के, उसकी वजह से उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये रहा आपका अमोनियम सल्फेट। इसमें नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीजन स्टेट है वो निकालनी है, ठीक। वैसे आपको पता होगा अमोनियम इज मेड अप ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन, है ना, ये इससे बना होता है ना दोनों से। तो अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है वो निकालनी है। अगर बाय फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकलेगी? बाय फॉर्मूला भी इजी है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट इज मेड अप ऑफ अमोनियम एंड सल्फेट। तो सल्फेट को क्या करना, हमने सिर्फ अमोनियम में नाइट्रोजन की देखनी है। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन की मान ली एक्स, प्लस हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ कंबाइंड है? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ना। और रूल क्या था कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में आता है? +1 स्टेट में आता है।
तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, चारों +1 स्टेट में आएंगे। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ ऑल द ऑक्सीजन स्टेट एंड दिस विल बी इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज। और ओवरऑल चार्ज कितना होता है अमोनियम पे? +1 ना, तो इट विल बी इक्वल टू +1। तो यहाँ से क्या आ गया, x comes out to be -4 + 1, दिस कम्स आउट टू बी -3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -3। यहाँ पे कितनी आ गई? -3। और बाय शेप निकालना हो तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला बना लो। अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, अमोनियम आयन का शेप क्या होता है? ये होता है। ठीक, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के ही होते हैं डेटिव बॉन्ड में, जो वो प्रोटॉन के साथ बनाता है। प्रोटॉन के साथ डेटिव बॉन्ड बनता है ना, ऐसे करके। ठीक, क्लियर। तो उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसी के हैं। हालांकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसने कुछ लिया नहीं है इसके दौरान, क्योंकि ये दोनों इसके ही हैं। तो अगर इसके ही हैं तो इसको दोबारा मिल भी जाएंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा इसकी वजह से, इस प्रोटॉन की वजह से, जिसके साथ ये रेटिव बॉन्ड बना रहा है। और ये जो 3 हाइड्रोजन है, ठीक, इन तीनों हाइड्रोजन के साथ ये जो सिंगल बॉन्ड बना है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसी फीलिंग आएगी कि ये तीनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज बन रहा है ओवरऑल? -3। ठीक है, और हाइड्रोजन के, सारे हाइड्रोजन के ऊपर +1 +1 +1। ओके, तो ये आपके पास कितना ओवरऑल चार्ज बन गया? ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट कितनी बन गई नाइट्रोजन के ऊपर? -3। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बाय शेप मेथड है। ओके, और बाय फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूले याद है? ये वाले जो आपको लास्ट टाइम बताए थे, ये सारे फॉर्मूले मैं लगा रहा हूँ, जो लगा रहा हूँ, जिनमें बाय फॉर्मूला बोल रहा हूँ, उनमें ये फॉर्मूला लग रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके पास सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट आपके पास, ठीक, इसको बाय फॉर्मूला भी करेंगे, दूसरे मेथड से भी करेंगे। ठीक है, सोडियम एक अल्कली मेटल है, और हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है? अल्कली मेटल +1 स्टेट में आते हैं। और ऑक्सीजन जो है, अगर नॉर्मल स्टेट में हो तो -2 ही बनाता है ये, एक्सेप्ट अपनी पेरोक्साइड को छोड़ के और फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है उनको छोड़ के। ठीक है, और फास्फोरस की हमने x मान ली। तो 3 सोडियम है, हर सोडियम की कितनी होगी? +1। फॉस्फेट की x, और 4 ऑक्सीजन, उनकी कितनी होगी? -2। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो इस फॉर्मूले से निकालो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 + x - 8 = 0। तो x कम्स आउट टू बी +5। x की वैल्यू +5 आ गई। ठीक है, तो मतलब फॉस्फोरस की कितनी ऑक्सीजन स्टेट है? +5। अब इसको बाय शेप भी निकालते हैं। इसकी शेप है, फॉस्फेट की शेप होती है, फॉस्फोरस सेंटर में होता है, ONA ONA, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे, ONA ONA, और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन ले गया, +1 चार्ज आया। इस ऑक्सीजन की वजह से भी +1 चार्ज आया, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +1 चार्ज आया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ ना, इसकी वजह से कितना चार्ज आया? +2। तो ओवरऑल फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज आया? +5। फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज आया? +5। दैट्स इट। तो फास्फोरस के ऊपर +5 चार्ज आया, तो ये बन गया +5 चार्ज। उसके बाद ClO4 नेगेटिव आयन, ये रहा आपका। ओके, तो इसके केस में आपके पास, अब इसकी बाय शेप भी निकाल सकते हो, बाय फॉर्मूला, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, अब इसकी बाय फॉर्मूला, ऑक्सीजन अगर नॉर्मल हो तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? -2। 4 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? +8 - 1 = +7। तो x की वैल्यू आ गई +7। ओके, तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हुई? +7। क्लियर। बाय शेप में ऐसे ही है, O नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड है, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन उनके साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जिनके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है उनकी वजह से +2 चार्ज आ रहा है, जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से +1 चार्ज आ रहा है। ओवरऑल चार्ज कितना आया क्लोरीन के ऊपर? +7। तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +7। ठीक है, तो यही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, सिंपल। ओके, तो ये बाय शेप हो गया। ठीक, सो नेक्स्ट आपके पास है, ये वाले कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ये डाइक्रोमेट आयन है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? इसमें 2 क्रोमियम है ना, तो दोनों की x मान ली, 2x, 2 × x +
7 इंटू ऑक्सीजन कितनी होती है -2, ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो इसमें आ गया 2x - 14 इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज x कम्स आउट टू बी +6, x जो है +6 आ जाएगा। मतलब दोनों क्रोमियम जो है वो किस स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, अब इसकी बाय शेप देखते हैं। बाय शेप में इसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपकी तो प्रैक्टिस है मेरी नहीं है, तुम लोगों की भी हो जाएगी। बस जैसे मैं बनाता हूँ ना शेप्स, वैसे थोड़ा सा लॉजिकल से होके बना लिया करो। ठीक है, उतनी ही प्रैक्टिस कर लोगे, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी आपकी। ठीक, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी बन रही है, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 और इस ऑक्सीजन की वजह से +1, तो ओवरऑल कितनी बनी, +6। सेम गोज विद दिस क्रोमियम +6। ठीक है, तो +6 दोनों की ++6 बन गई है, दैट इज द ऑक्सीजन स्टेट। ओके, तो बाय फॉर्मूला निकालनी है, बाय फॉर्मूला निकाल लो, और वैसे अगर निकालनी है तो वैसे भी निकाल सकते हो, बाय शेप भी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है FeCN6 4 नेगेटिव। इसकी मैं बाय फॉर्मूला बताऊंगा, अभी ऐसे वाले कंपाउंड्स की शेप नहीं डिस्कस करेंगे हम, हालांकि इनकी भी हो जाएगी डिस्कस, बट वो +2 में चलेंगे, फिर उस +2 के लेवल पे है ये बात। ठीक है, इसके लिए आयरन की निकालनी है, आयरन की X मान ली, उसके बाद 6 साइनाइड है, तो उस कार्बन की कितनी होती है, ठीक, बट कार्बन की कैसे मानोगे फिर। ठीक है, नहीं, एक और तरीका है। क्या तरीका है, आपको पता है साइनाइड आयन CN नेगेटिव आयन होता है ना, तो इसका ओवरऑल ही CN नेगेटिव आयन ले चलते हैं ना हम। तो ये कितने साइनाइड हैं, 6 साइनाइड है आपके पास, और एक साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। ओके, क्लियर, तो ये आ गया सम ऑफ ऑल ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, वो कितना है -4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, +6 - 4 दैट इज इक्वल टू +2, x की वैल्यू आ गई +2। तो इसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2। उसके बाद अब इनमें जो ये 3 एग्जाम्पल आने वाले हैं, ये मतलब 3-4 जो एग्जाम्पल आने हैं, ये बड़े धांसू हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक, अगर मैं बताऊं क्रोमियम, इनकी बाय फॉर्मूला निकालोगे तो गलत निकलेगी। ठीक है, क्यों गलत निकलेगी, वैसे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के लिए बाय फॉर्मूला निकालते हो सही निकलती है, बाय फॉर्मूला यहाँ पे गलती क्यों डलती है उसकी बात भी करेंगे। जैसे क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसकी क्या बनेगी, क्रोमियम की निकालनी, x इंटू 5 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बन रहा है +10। बट ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो +10 ऑक्सीजन स्टेट शो कर पाए, तो क्रोमियम +10 कैसे शो कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो दो बॉन्ड है ना, ये परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, और आपको पता है परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन -1 स्टेट शो करता है। ओके, और ये ऑक्सीजन सिर्फ -2 स्टेट शो कर रहा है, तो इस क्रोमियम की स्टेट कितनी होगी, +6 होगी ना टोटल। ठीक है, +1 इस ऑक्सीजन की वजह से, +1 इसकी वजह से, +1 इसकी, +1 इसकी और +2 इसकी वजह से, तो ओवरऑल कितनी बन गई इसकी, ओवरऑल इसकी बन गई +6। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +6। ठीक है, क्योंकि इनमें से 4 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड वाले हैं, 4 ऑक्सीजन आर परऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि शेप वाला मेथड बेस्ट रहता है वैसे। ओके, शेप वाला मेथड इज बेस्ट मेथड। ठीक, क्योंकि अगर परऑक्साइड लिंकेज वगैरह होगी, आपको वैसे बाय फॉर्मूला तो पता लगेगा नहीं, या तो आपको वैसे पता होगी हाँ भाई इसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, फिर तो आप सोच सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता होगा कि इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसी हैं जो परऑक्साइड वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर। अदरवाइज आप अगर शेप की फॉर्म में जाते हो तब ज्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, बट शेप के केस में उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट्स हैं, कि जो जो मेन मेन एक्सेप्शन है वो हम दिमाग में भी रख के चलें। इनऑर्गेनिक में ऐसा ही होगा, आपको 50 to 60% एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, उनको आपको दिमाग में वैसे ही रख के चलना है। क्लियर, एक्सेप्शंस कह सकते हो लॉजिकल भी हैं वैसे ही है। ठीक है, जो कि विद प्रैक्टिस ही आप क्लैरिफाई कर पाते हो इन चीजों को। ओके, तो वो करते जाना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट है Br3O8। ठीक है, इसमें ब्रोमीन की निकालनी है, तो x 3 ब्रोमीन है, 3 इंटू एक्स, और ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है +16/3। फ्रैक्शनल वैल्यू, ये कैसे हो गया,
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती है? ठीक है, मतलब इसमें भी शेप वाला ही कोई चक्कर है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या एक जाएगा या दो या तीन या चार, ये थोड़ी ना होगा। फ्रैक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है जी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन चले जाएं, है ना। तो इसके लिए कोई ना कोई और वे आउट है। क्लियर? वो देखते हैं कौन सा वे आउट है। ये जो आपके पास आई है ना एक्स की वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू आई है, गलत नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है। ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +16/3 ही है इसमें, ठीक है। बट एग्जैक्ट कितनी है वो पता लगाना हो तो तीन ब्रोमीन, इसमें क्या है, तीनों ब्रोमीन के ऑक्सीजन स्टेट सेम नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे इसके केस में था ना, 4 ऑक्सीजन -1 स्टेट में थे, एक -2 में था। सिमिलरली इसमें तीनों ब्रोमीन एक ऑक्सीजन स्टेट में नहीं है। कैसे? इसकी शेप बताएगी। इसकी शेप क्या है, अभी बताता हूँ। इसकी इसकी शेप है ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये है इसकी शेप, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा इस ब्रोमीन की कितनी बनी? +6 स्टेट। इसकी कितनी बनी? +6, और इसकी बनी +4, ठीक है। क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन स्टेट तो किसी भी ब्रोमीन पे नहीं आएगी। इस ब्रोमीन के 6 बॉन्ड हैं 3 ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी वजह से इसलिए +6 आया इसके ऊपर। इसके केस में +4 आएगी और इसके केस में फिर +6 आएगी, ठीक। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? सभी की ऑक्सीजन स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ब्रोमीन, कितने थे? 3। तो इसलिए इसकी +16/3 आई है, एवरेज वैल्यू आई है जो आई +16/3। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्लियर? तो इसलिए फ्रैक्शनल वैसे कभी भी ऑक्सीजन स्टेट हो नहीं सकती, बट हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन स्टेट की एवरेज वैल्यू है। उसके बाद अब इस आयन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, S4O6 2 तो इसमें भी अगर आप पहले बाय फार्मूला देखते हैं तो 4 सल्फर हैं, चारों की x मान ली, 6 ऑक्सीजन है, 6 की -2, ओवरऑल चार्ज -2, तो 4x कम्स आउट टू बी 12 - 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 10/4। 10/4 मतलब 5/2। तो इसमें भी आपके पास x की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, नॉट पॉसिबल। क्या किया जाए? इसकी शेप देखी जाए। एक्चुअल में शेप इसकी कैसी होती है? ये होती है, ठीक। तो ये इसकी शेप है, तो ये है इसकी शेप। तो अगर ये इसकी शेप है तो यहां से क्या डेजिग्नेट हो रहा है कि इस सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +5। इसकी कितनी है? 0। इसकी भी 0, और इसकी कितनी है? इसकी भी +5, ठीक है। मतलब दो सल्फर +5 स्टेट में है, दो सल्फर 0 0 स्टेट में है। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? एवरेज वैल्यू तो वैसे निकलेगी। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज क्या आएगी? +5 +0 +0 +5/4। तो दिस कम्स आउट टू बी 10/4। 10/4 मतलब 5/2, ठीक है। इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू 5/2 आ रही है। जो ये आ रही है ना बाय फॉर्मूला, वो एवरेज वैल्यू आ रही है। बट एग्जैक्टली आप इसमें ऐसे बोलोगे कि जो दो सल्फर हैं, 2 सल्फर इन +5 स्टेट और 2 सल्फर इन 0 स्टेट, ठीक है। ये है इसका एग्जैक्ट फंडा जो आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है C3O2। C3O2 के केस में अब इसको भी करते हैं, ठीक। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी यही वाला, ये एंड वाले जितने में मैंने तीनों ये 3-4 एग्जांपल रखे हैं, ये थोड़े ना अच्छे वाले एग्जांपल रखे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रॉड होगा आपका। तो तीनों कार्बन के लिए मैंने मान लिया एक्स स्टेट है, ठीक है। दो ऑक्सीजन के लिए -2, ओवरऑल कितना है? ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3x = 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। x की वैल्यू 4/3 आ गई है, ठीक है। मतलब कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी बन रही है? +4/3। बट एक्चुअल में ऐसा भी तो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ना, ये एवरेज वैल्यू है। ये जो वैल्यू आ रही है ये एवरेज वैल्यू है, ओके। तो अब क्या करें? इसकी शेप बना के देखें। शेप इसकी ये है, ये शेप है इसकी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी 0 स्टेट है, इसकी +2 है, इसकी +2 है। जो एवरेज वैल्यू आएगी वो +4/3 ही आएगी। वैसे इसमें एक कार्बन 0 स्टेट में है और दो कार्बन जो है वो +2 +2 स्टेट में है, ठीक है। सो दिस इज दी
एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बाय शेप, इसमें आपको पता लग जाता है एग्जैक्टली कि अगर 3 कार्बन है तो जरूरी नहीं है कि तीनों कार्बन सेम ऑक्सीजन स्टेट में हो, जैसे इसमें एक 0 स्टेट में और 2 +2 स्टेट में, ठीक है। अगर सेम टाइप के एक से ज्यादा एटम है इन दी मॉलिक्यूल, तो जरूरी नहीं होता कि उस एटम के सारे उस एलिमेंट के सारे जो एटम है वो सेम ऑक्सीजन स्टेट में हो, वो डिफरेंट में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो फ्रैक्शनल भी आ सकती है। ओके, जैसे ये लास्ट वाला एग्जांपल में हुआ, तो ये वाले लास्ट वाले एग्जांपल्स जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। ओके, यू कैन फाइंड ऑक्सीजन स्टेट बाय फॉर्मिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वो वही बात बोली मैंने, शेप या लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेम ही बात बोल रहा हूँ मैं, एक ही उसको एक जगह ही ऐसा एक जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई है टू फाइंड आउट द ऑक्सीजन स्टेट, ठीक। अब आगे आगे आपके पास इसके बाद कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख के भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज इन विच देयर अकर एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और एटम्स। अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी एक पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट के एटम के जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज इन विच देयर अकर अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में क्या है आपके पास, ये पर मैंगनेट आयन है, ठीक है। पर मैंगनेट आयन जब क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, it gets converted to Mn, chlorine is liberated and water is also formed, ठीक। तो आपने देखा कि पर मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट है +7, और वैसे जब वो Mn+2 बना, उसमें उसकी स्टेट जो उसका चार्ज है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है, तब इसमें कितनी है +2, तो मैंगनीज +7 से +2 में चला गया, मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट हो गई। इट मींस क्या हुआ है, उसकी हुई है रिडक्शन, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें ठीक कर लो, इसकी हुई है रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब है रिडक्शन, तो आप बोलोगे कि पर मैंगनेट आयन की क्या हुई है, रिडक्शन। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है जो Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में था, ठीक है, उसकी -1 स्टेट थी, ठीक। उसके बाद जब वो Cl2 में कन्वर्ट हुआ, Cl2 में तो क्लोरीन 0 स्टेट में आता है, हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट प्योर एलिमेंट की फॉर्म में जब उनकी स्टेट होती है वो 0 होती है ना, तो 0 ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो 0 हो गई, ठीक। तो -1 से 0 स्टेट में चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, -1 से 0 होना इस बढ़ना, ठीक है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, ओके, एंड दिस इज रिडक्शन, क्लियर। तो इट मींस आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन में पर मैंगनेट आयन इज गेटिंग reduced एंड क्लोराइड आयन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। या ऐसे इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके बोलना है तो पर मैंगनेट आयन इज गेटिंग reduced टू Mn+2 ion and chloride ion is getting oxidized to Cl2 molecule, ठीक है। In this reaction the oxidation number of manganese decreases from +7 in manganate ion to +2 in Mn+2 ion. That of chlorine increases from -1 to 0, okay, while that of oxygen and hydrogen, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी देखें, इनकी ऑक्सीजन स्टेट पे कोई फर्क नहीं है, जो इनकी रिएक्टेंट साइड है वही इनकी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो इनकी सेहत पे अगर कोई फर्क ही नहीं है, तो ना तो ये रिड्यूस हुए हैं ना तो ये ऑक्सीडाइज हुए हैं, ये अनचेंज्ड है। Therefore we will say that permanganate ion is getting reduced and chloride ion is getting oxidized, okay, that's it, clear। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक, सिंपल है। आपने बस ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। बट आप उसकी नहीं बोलोगे, आप उस पूरे कंपाउंड की बोलोगे जिसमें वो प्रेजेंट है, ठीक है। और आपने देख लेना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इसकी मतलब उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। और ये सबसे अच्छा कंसेप्ट रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लुक्ट्रॉन नहीं देखना, आपने सीधा अपने ऑक्सीजन नंबर देखना है, बस आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपने कुछ नहीं देखना कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ नहीं देखना। आपने सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, उससे आपको पता लग जाता है कि रिडक्शन हो रही है, कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। और आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट वाले कंपाउंड शो करते हैं, जैसे Fe+2 फॉर्म में भी कंपाउंड बनाता है और Fe+3 फॉर्म में भी कंपाउंड बनाता है। जैसे FeCl2 भी है, FeCl3 भी है। ठीक है, तो इनका नेम कैसे लिखते हैं? ठीक है, हम इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड और इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। नेम डिफरेंट कर देते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डेजिग्नेट करने के लिए। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए हम कर देते हैं अस, उसकी एंडिंग कर देते हैं अस से, और जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एंडिंग कर देते हैं इक से। तभी इसको फेरिक बोला और इसको फेरस बोला। ठीक है, कॉपर के केस में भी ऐसा ही, कॉपर के केस में +1 और +2 यही दो ऑक्सीजन स्टेट है ना, तो जब वो +1 स्टेट में होता है, ये लो वाली है, तब इसकी एंडिंग होती है अस से, तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, और +2 स्टेट में इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, क्लियर। एक तो ये तरीका होगा जिसमें हम बाय नेम उसको डेजिग्नेट करते हैं, ये बता देते हैं कि हायर में है कि लोअर में है। ओके, जैसे ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है। ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन ये भी आप जानते हो, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर 1 क्लोराइड, ये 10th में भी पढ़ते हैं हम। इससे भी आपको, इसमें आपको अस और इक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप वैसे ही लिख दोगे कि कॉपर 1 क्लोराइड है ये। ठीक है, और वैसे ही इसका फॉर्मूला में भी आप डेजिग्नेट कर सकते हो कि कॉपर+1 स्टेट में है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। ठीक है, जिसमें आप नेम में भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट ऐड कर सकते हो। ठीक है, और वैसे फॉर्मूले में भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जिसकी आपको डाउटफुल है, जो एक से ज्यादा तरह की ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट आप उसके साथ भी लिख सकते हो ऐसे करके कि ये +6 में है, जैसे यहाँ पे ये +7 में है। ठीक है, जैसे एक होता है पोटाशियम मैंगनीट आयन, उसमें मैंगनीज +6 स्टेट में होता है, तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो। और एक होता है पोटाशियम पर मैंगनीट आयन, उसमें मैंगनीज +7 स्टेट में होता है। ठीक है, जैसे इसके केस में ये है K2Mn, इसके केस में आपके पास कौन सा आयन है, MnO4 2 नेगेटिव। ठीक, और इसके केस में आपके पास कौन सा आयन है, MnO4 नेगेटिव। ओके, और इसमें मैंगनीज +7 स्टेट में है और इसमें मैंगनीज +6 स्टेट में है। तो दोनों में वैसे तो डिफरेंस दिख ही जाएगा आपको, बट साथ में अगर ऑक्सीजन स्टेट दिखा दोगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये +6 स्टेट में है, ये +7 स्टेट में, जिसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। और फॉर्मूला में भी आप दिखा सकते हो, जैसे इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, आपको याद होगा तो, कॉपर 1 क्लोराइड, इसका लिखते हैं कॉपर, इसको क्यूप्रिक ना लिख के हम लिख देते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। ओके, साथ में मेंशन कर देते हैं लाइक दिस। ये भी कुछ एक तरीके हैं जिनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट टाइम हमने करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमने एनसीईआरटी से कर लेने हैं, सिंपल से ही है, एग्जाम्पल वगैरह उसी में से देख लेंगे क्या है। ठीक है, और साथ में बैलेंसिंग शुरू करनी है हमने, जो रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे होती है वो भी देखेंगे कल, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में कई तरह के आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, तो सिंपल हेटरन ट्रायल से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन रिएक्शन को बैलेंस। जैसे ये मान लो कोई एग्जांपल देखें, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, इसको सिंपल हेटरन ट्रायल रिएक्शन मेथड से करना कितना मुश्किल है, तो उससे अच्छा हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए कुछ एक मेथड्स डेवलप किए हैं, जिससे आप उन पर्टिकुलर रूल्स को लगाओगे तो इजीली इसकी जो बैलेंसिंग हो जाती है। ओके, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, बट हम उन रूल से करना सीखेंगे। ठीक है, और रिडॉक्स के लिए वही रूल्स बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसमें कई सारे तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह के आयन इन्वॉल्व होते हैं एट द सेम टाइम, तो इसलिए इसको रूल से करना ज्यादा बेनिफिशियल है। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।